This conference will now be recorded. प्रार्थना उठायति योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अद्य गुरुवासरः अथवा बृहस्पतिवासरः अश्विन कृष्ण द्वादशी दिनांक 12 नोव्हेंबर 2020 चरक संहिता सूत्रस्थानम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेक्षत्मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। वस्तुतः अद्य माझं दिसत राहतं का चेहरा ताई? हे हे ऑफ केलाय. वस्तुतः अद्य सहस्रयोगस्य दिनं वर्तते, किन्तु अस्मिन् यन्त्रे तस्य समावेशः अद्यापि कृतो नास्ति. अतः अद्यापि चरकसंहिता एव पठ्यते. श्वः कदाचित् सहस्रयोगस्य पठनं सुगमं स्यात् इति मन्ये. हाँ, ठीक है. तो कल भी चरक को ही रखेंगे और दीपावली के बाद सहस्रयोग फिर से आरंभ करेंगे. वो बेहतर चॉइस इस प्रकार का रहेगा. विरूढधाना शष्कुल्य मधुक्रोडाः सपिण्डकाः पूपाः पूपलिकाद्याश्च गुरवः पैष्टिकाः परम. तो पैष्टिक पूपाः पूपलिकाद्याः परम गुरवः, तो ये सबसे ज्यादा गुरु इस प्रकार के हैं. हाँ, ये किया था. सगुणात् तिलाश्चैव सक्षीर क्षौदर शर्कराः भक्षा वृक्षाश्च बल्याश्च परन्तु गुरवः स्मृताः. तो वेशवारो गुरुस्निग्धो बलोपचय वर्धना गुरवस्तर्पणा वृषा क्षीरेक्षु रसपूपकाः. तो तर्पण गुरु और वृक्ष क्षीर इक्षुरस पूपक सगुणा सतिलाश्चैव सक्षीर क्षौदर शर्कराः भक्षा वृक्षाश्च. तो गुड़ तिल क्षीर क्षौद्र और शर्करा, इनसे बने जो है वो भक्ष्य वृक्ष्य बल्य और गुरव स्मृताः, किंतु ज्यादा गुरु इस प्रकार के माने गए हैं. उद्या सुश्रुत धन्वंतरि जयंती. पढ़ सकते हैं. तुम्हारे पास सुश्रुत संहिता अवेलेबल होगी नेट पे, तो वहां से कर सकते हो सुश्रुत संहिता. तो ठीक है, ये भी सुझाव अच्छा है कि कल सुश्रुत पढ़ेंगे इस प्रकार से. सस्नेहा स्नेह सिद्धाश्च भक्षा विविध लक्षणाः गुरवस्तर्पणा वृषाः हृद्या गोधूमिकामताः.
तो गोधूमिक जो भक्ष्य है गोधूम से बने, सस्नेह स्नेह सिद्धाश्च, एक तो स्नेह के साथ या स्नेह सिद्ध जो है विविध लक्षणाः गुरवः तर्पणाः वृष्याः हृद्याः, गुरु तर्पण वृष्य और हृदय। तो ये अभी दिवाली का त्योहार है और काफी तले हुए पदार्थ बनते रहते हैं। तो इसमें गोधूम से बने पदार्थों का प्रयोग करें, ये ज्यादा बेहतर है। और घृत सिद्धि से बेहतर है, शैल सिद्धि से बेहतर है घृत सिद्धि करें। तो ये शंकरपाळी वगैरह इस प्रकार के जो है या लड्डू का जो है वो इस तरीके से बने, तो ये वृष रुद्य तर्पण इस प्रकार का है। संस्कारात लघु सन्ति भक्षा गौधूम पैष्टिकाः दाना परपट्ट पूपाद्याः तान बुद्ध्वा निर्दिशेत तथा। तो गोधूम पैष्टिक भक्ष्य संस्कार से लघु बनते हैं। तो ये भी एक अहम चीज है। कुकूल कर्पर भ्राष्ट्र कंदवंगार विपातित विपाचितान एक योनिन लघुन विद्यात अपूपान उत्तरोत्तर, ये संग्रह में आया है या हृदय में भी है। तो कुकूल का मतलब बाष्पस्वेद ऐसा किया गया है। तो बाष्पस्वेद से बने सबसे गुरु होते हैं, जैसे कि ये वरणफल या चकोलिया जिसको कहते हैं। खरपर मिट्टी के खरपर पर जिसको भ्रष्ट किया जाता है वो उससे थोड़ा लघु है। भ्राष्ट्र ये तवा जिसको हम बोलते हैं, उसके ऊपर लोहे के तवे पर किए हुए कंदू, और कंदू जो आवा बोलते हैं, तंदूर रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अंगार, और सीधे अंगार पर जिसका पाचन किया है वो सबसे लघु इस प्रकार के है। तो भाकरी और फुल्का ये दोनों तवा और अंगार इन दोनों पर होने के कारण सबसे लघु इस प्रकार के रहते हैं। तो ये संस्कारात लघवः सन्ति भक्षा गोधूम पैष्टिकाः धाना पर्पट पूपाद्याः, धाना पर्पट पूप वगैरह सब। तो ये थोड़े हल्के होते हैं। तो परपट पापड़ को कहते हैं और ये भी हल्का इस प्रकार का हो जाता है, यद्यपि उसमें उड़द दाल रहती है, बिना उड़द दाल का पापड़ नहीं बनता है इस प्रकार के। पृथुका गुरुवो भृष्टान भक्षेद अल्पशस्तुतान यावा विष्टभ्य जीरयन्ति सरसा भिन्न वर्चसा। तो पृथुका जो है वो पोहे गुरु और भृष्टान भक्षेद अल्पशस्तुतान, भ्रष्ट करके अल्प मात्रा में ही उसका सेवन करना चाहिए। तो चिवड़ा बनाना ज्यादा बेहतर है पोहे बनाने के बजाय, भ्रष्ट अगर हमें करने हैं तो उस प्रकार से। और वाग्भट में ये बताया है कि न जातु भुक्तवान खादेत मात्रां खादेत बुभुक्षितः, अगर अच्छी भूख हो तो ही योग्य मात्रा में सेवन करे, और खाने के बाद कभी नहीं खाए पोहा जो है वो। वहाँ इंदौर में पोहा का बहुत प्रचलन है और बहुत सारे लोग बाहर घूमते हुए सुबह नाश्ता पोहे का ही करते हैं, और उसकी एक अलग टेस्ट है और वो बढ़िया है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और कोकण में भी गणेश के त्योहार में बहुत सारे प्रकार के पोहे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। और तुषार चिपळूणकर हमारा एक स्टूडेंट, वो बताता था कि हम घर घर पे जाते और घर घर पे पोहे ही खाते, लेकिन अलग टेस्ट रहती, हर हर जगह की टेस्ट अलग रहती। तो ये काफी इसका प्रचलन ज्यादा इस प्रकार का है। यावा विष्टभ्य जीर्यन्ति सरसा भिन्न वर्चसा। तो याव यवान्न जो है ये उसके बने चिपिट, उसके बने पोहे, ये मालूम नहीं है यव से पोहे किस प्रकार के बनते हैं। विष्टभ्य जीर्यन्ति, विष्टभ करके पचन होता है। सरसा भिन्न वर्चसा, अगर वो कच्चे ही इस प्रकार के इस्तेमाल करते हैं रस के साथ तो भिन्न वर्चसा,
तो वो वर्चोभेद करने वाले इस प्रकार के हैं। सूप्यान्न विकृता भक्ष्याः वातला रुक्षशीतलाः सकटुस्नेह लवणान् अल्पशो भक्षयेत्तुताम्। सूप्यान्न जो है, माश, मुद्ग वगैरह वगैरह, उनके जो भक्ष्य बनते हैं वातल और रुक्ष शीतल, ये वात बढ़ावा देने वाले, और उसमें अल्प मुद्ग, मुद्ग अल्पचल इस प्रकार का बताया गया है। सकटु स्नेह लवणान तो उसने स्नेह, कटु रस और लवण ये डालकर अल्पशो भक्षयेत्तुताम्, थोड़ी ही मात्रा में उसका सेवन करे। लेकिन सूपकार, सूदकार और सूपकार ये संज्ञा आचार्य को या महाराज को दी जाती है। तो उसमें सूप बनाना एक कला है, और चाहे तुम्हारे पास संपन्नता न हो तो भी तुम अच्छी तरीके से सूप बना सकते हो। मैंने ये अनुभव लिया है। कोळाचे पोहे बेटर की आपले नॉर्मल येलो फोडणीचे. व्हाट अबाउट दही पोहे, दूध पोहे? श्रुति को शायद वहां सब याद आ रहा है, भारत के पदार्थ। वैसे देखा जाए तो इसके सभी के गुणधर्म अलग अलग इस प्रकार के रहेंगे, और दूध पोहे ये बेटर चॉइस है क्योंकि दूध पोहे का पाचन करने वाला इस प्रकार का बताया गया है। तो रेड पोहा ये चावल अगर रक्तशाली है तो उससे लाल रंग का पोहा बनता है। अभी ये मिलता है सस्टेनेबल स्टोर में। और दही पोहे ये अच्छा ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये रेगुलर जो पोहे बनते हैं वो भी ठीक है। लेकिन ये कभी लेने की चीज है, हर रोज या हफ्ते में दो तीन बार इस प्रकार के लेने की चीज नहीं है। वैसे माना ऐसे जाता है कि बाहर तले हुए पदार्थ बहुत ज्यादा मिलते हैं, समोसा, वड़ा वगैरह इस प्रकार से, या फिर पिज्जा, बर्गर वगैरह इस प्रकार से। तो उनसे बेहतर है पोहा और उपमा। लेकिन उपमा जो मिलता है वो भी अभी मक्के के रवे का मिलता है। दलिया का उपमा वैसे नहीं पकाया जाता, दलिया की खीर बनाई जाती है जाते। पोहे सांबर मालूम नहीं, कभी खाए नहीं है पोहे और सांबर। मिलता, मैंने कभी खाया नहीं है। ये कट्टू, अम्ल, लवण इस प्रकार का थोड़ा उसके साथ में रहेगा, थोड़ा पाचन स्वरूप में रहेगा इस प्रकार का। विदर्भात चणा पोहे ओके। साउथ मध्ये मिलता उपमा वड़ा विथ सांबार। उपमा विथ सांबार तो मिलता है, पोहा का उतना प्रचलन साउथ में नहीं है। लेकिन ये अगर पोहा और सांबार इस प्रकार का होता है तो शायद उसके बारे में समझेंगे। मलेशिया में रोटी चने मिलती है, ये मैंने बताया था। तो चने की रोटी और त्याच्या बरोबर काय असायचं रोटी चने बरोबर? चट मलेशियात वो हर रोज सुबह मिलती थी। और या चने, हाँ, रोटी अलग थी, चने की उसळ जैसी इस प्रकार की रहती थी, और रोटी रहती थी उसके साथ में। और वेजिटेरियन में वही एक ऑप्शन था। हमारा बड़ा अजीब संबंध रहा है, हम तो घर पे रहे थे, लेकिन जब कभी बाहर जाना होता था तो वेजिटेरियन होटल्स ही नहीं थे। तो मैकडोनाल्ड्स में जाके चिकन बर्गर विदाउट चिकन ये ऑर्डर करते थे। आज नहीं, हाँ नहीं नहीं बरोबर, मी दूसरा नहीं बोलता। तो ये बड़ा अजीब माहौल उस प्रकार का था, और वेजिटेरियन फूड मिलना बहुत ही मुश्किल था मलेशिया में। अभी स्थिति मालूम नहीं, अभी स्थिति कदाचित सुधर गई हो इस प्रकार। कांदे पोहे कांद्यामुळे पाचन सुलभ होत असावे, पॉसिबल है। तो
पोहा वैसे भी ज्यादा सेवन नहीं करना है, लेकिन वड़ा और बाकी सब खाने, समोसा खाने के बजाय ये बेहतर ऑप्शन है फिर भी, कांदे पोहे या उपमा। उपमा उससे भी ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। और अगर गेहूं का रवा निकालते हैं और उसका बनाते हैं तो घर पे तो वो पॉसिबल इस प्रकार का है। तो इसमें चने की रोटी का काफी प्रचलन उत्तर प्रदेश या ऐसे ज्यादा है। मकई की रोटी और सरसों का साग, ये चिवड़ा भुना हुआ। भरजीत ज्यादा करेंगे तो ठीक है, तेल कम से कम डालेंगे, इस प्रकार से करेंगे तो ये चिवड़ा फिर भी बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है बनाने में। मृदुपाकश्चये भक्ष्याः स्थूलाश्च कठिनाश्चये गुरवस्ते व्यतिक्रांत पाका पुष्टिबलप्रदाः। भाजून केला जातो म्हणून, तळून नाही करायचा, भाजलं तर हलके होतात असं आहे। भ्रष्टान भक्षेद अल्पशस्त्रता। तो यहाँ का निर्देश अच्छा है, पोहा का ढोकळा प्रैक्टिस, तो मैंने पहली बार सुना, नहीं करतात ना, मलाच माहिती नहीं है। तो ढोकड़ा और पैटिस ये भी बनाते हैं, ये भी आज ही मैंने सुना। भाजके पोहे कशाचे करतात? हमने एक बार देखी थी पोहे की फैक्ट्री, लेकिन काफी समय हो गया उसका। चुरमुरे, पोहे, लाजा, भड़ंग, ये 4 चीजें होती है। भड़ंग सांगली मिरज की खासियत है। दडपे पोहे, त्यात खोबरं असतं, ते थोड़ी रुक्षता को कम करने वाले इस प्रकार के रहेंगे। कप कमी करायला त्याच्यामध्ये हळदीची पानं पण टाकतात, आलं टाकतात, त्यामुळे कप थोडंसं होत असेल पण इतकं काही नाही। हाँ, हल्दी के पत्ते भी डालते हैं और अदरक भी डालते हैं, वो भी पातळ पोहा चिवड़ा या बेटर ऑप्शन है। तो इस दिवाली में शायद सभी के पास पातळ पोहा चिवड़ा बनेगा। अगर जाड़ पोहे, पातळ पोहे, विच इज बेटर? ये मालूम नहीं, चावल अलग अलग होते हैं क्या इसके, पातळ और जाड़ कैसे बनते हैं इस प्रकार से। तो शायद जाड़ पोहे थोड़े गुरु इस प्रकार के हो गए। सो ये जो भक्ष्य स्थूल कठिन और मृदुपाक इस प्रकार के है, ते गुरुवाह। वो ज्यादा गुरु इस प्रकार के है। तो ये संस्कार के जरिए क्या परिवर्तन आता है, इस हिसाब से ये अच्छा है। व्यतिक्रांत पाका पुष्टि बल प्रदाह, ये थोड़ा व्यतिक्रांत पाका इति चिरेण जरा गच्छन्ति। मृदु पाकाः तोयाग्नि संयोग साध्याः, तो ये मृदु पाक है। और व्यतिक्रांत पाकाः इति चिरेण जरां गच्छन्ति, तो जिसके पचन में समय लगता है वो अतिक्रांत पाक इस प्रकार का है, पुष्टि बलप्रद है, दो पुष्टि और बल देने वाले इस प्रकार के है। द्रव्य संयोग संस्कारम द्रव्यमानं पृथक तथा भक्षाणाम आदिशेद बुद्ध्वा यथास्वम गुरुलाघव। उसाना तांदूळ पासून जाड पोहे बनतात। उसाना हा तांदूळ साऊथ मध्ये इडली वगैरे बनवतात। ओके, उकडा तांदूळ, उकडा तांदूळ का? त्यांचं तिथलं नाव वेगळं असेल।
द्रव्य संयोग संस्कारम द्रव्यमानम पृथक तथा भक्षाणाम आदिशेत बुद्ध्वा यथास्वं गुरु लाघवम। एक अहम श्लोक है कि गुरु लाघव कैसे डिसाइड करे। द्रव्य संयोग संस्कार, द्रव्य कौन सा है, संयोग क्या है, संस्कार क्या है और द्रव्यमान क्या है, प्रमाण क्या है, पृथक तथा भक्षाणाम। तो इन चारों का विचार करके गुरु लाघव की चिंता की जाए, गुरु लाघव के बारे में स्पष्टता लाए। हमारा जो डाइटेटिक्स का कोर्स था उसके लिए हमने एक मीटिंग रखी थी और इसमें एक काफी बहस ऐसी थी कि आज के जो पदार्थ है उनके गुणधर्मों के बारे में हम डाइटेटिक्स के कोर्स में बताइए या नहीं बताइए। इस प्रकार के रमेश नानल सर थे, उसका कहना था उसना चावल उसना। Kavita did not send Rajasthan the recipe yesterday. Which recipe? जो लोग इसमें इंटरेस्टेड है वो एक अपना आयुर्वेद कुकिंग ग्रुप बनाए और शेयर करते रहे और खाने के पदार्थ भी बाकी लोगों को शेयर करेंगे खाना तैयार होने के बाद बाकी वैसे रेसिपी शेयर करते रहे, वो बेहतर ऑप्शन है। सॉरी टुडे आई विल सेंड, आई फॉरगॉट। तो नानल सर का, रमेश नानल सर का कहना था कि जो छात्र यहाँ से सीख के जाएंगे उनके पास कोई संदेह वाली बात नहीं हो, चीज नहीं हो कि इसके गुणधर्म क्या होंगे, कंट्रोवर्सी होगी उसके बारे में वगैरह वगैरह। तो अभी के प्रचलन में जो पदार्थ है उनके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, जो ग्रंथों में जिसके बारे में निर्देश है उनके बारे में, और जिनके बारे में गुणकर्मों का वर्णन दिया है उन्हीं के बारे में बोलेंगे। दूसरी जगह वैद्य बापू नानल सर का ये कहना था कि आज के जो मरीज हमारे पास आते हैं वो इन्हीं पदार्थों को खाकर आते हैं, वो चाहे पिज्जा हो, बर्गर हो, बड़ा पाव हो, पाव भाजी हो या और कुछ हो इस प्रकार का। तो उनके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, ये कैसा हो सकता है। बल्कि डाइटेटिक्स कोर्स वाले विद्यार्थी को इसके बारे में तो सोचना ही पड़ेगा, और खास करके उसको तो वैद्यों को भी सोचना है लेकिन इनको भी सोचना ही पड़ेगा इस प्रकार से। तो काफी बहस चली। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, मीटिंग रखते हैं और एक साबूदाना खिचड़ी सभी को देते हैं और इंग्रेडिएंट्स दे देते हैं कि साबूदाना कितना है, मूंगफली कितनी है, तेल कौन सा है, बाकी कुछ डाला है क्या, जीरा और ये सभी चीजें जो है नमक कितना है वगैरह वगैरह, ये सब बता देंगे आपको। तो उसके आधार पर साबूदाना खिचड़ी के गुणधर्म क्या होंगे इसके बारे में बहस करो, इसके बारे में निर्णय करने की कोशिश करो। हमने सब तैयारी की, ये सभी को खिलवाया और वहां मित्रे मौजूद था और निर्मला जोशी मौजूद थी। तो शुरुआत जो हुई वो साबूदाना के गुणधर्मों के बारे में ही शुरुआत हुई, और वो भी वो साबूदाना सात्विक है या तामस है इसके ऊपर बहस हुई। और निर्मला जोशी जी का कहना था नहीं नहीं वो सात्विक है, वो शुभ्र वर्ण का है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और मैत्रेय का कहना था नहीं नहीं वो तामस है, वो यद्यपि शुभ्र वर्ण का है फिर भी वो गुरु है और लेने के बाद नींद आती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और इसी का हल नहीं हुआ, दोनों अपने अपने पक्ष पर निश्चित थे कि नहीं नहीं ऐसा ही है इस प्रकार के। आगे चर्चा हुई ही नहीं, साबूदाना के बारे में ही इतना बहस हुआ और साबूदाना खिचड़ी वैसी ही रह गई तो मैंने खिचड़ी खा ली उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं हुई इस प्रकार से। नाही आपल्याकडे संयोगाचे गुणधर्म एकत्रित आल्यानंतर काय होऊ शकतात असं काही वर्णन वेगळं आहे का? कशाचे गुणधर्म? कुठलाही संयोग झाला हम्म. तर त्याचे गुणधर्म नेमके काय असं काही
सविशेषम आरभते एवढंच आहे. जुन्न एक कशा द्रव्याने आरभते. मुनिरे वही जानाति द्रव्य संयोगजम फलम, मुनि को ही द्रव्य संयोग से उत्पन्न होने वाला फल समझता है, ऐसा कहना है उनका। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात है। जो संयोग ग्रंथों में दिए गए हैं और उसका रीजनिंग दिया है, तो उसके बारे में हम समझ सकते हैं। स्नेहाढ्य बलिवीर्योज्या विशेष चिंबी जाता है, शिंबी रुक्ष है और इसलिए स्नेहाढ्य करके उसका सेवन करना चाहिए। ये जो चीजें हैं उसका कुछ हद तक हम फायदा उठा सकते हैं, लेकिन सभी जो संयोग है उसके बारे में बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो द्रव्य क्या है, संयोग क्या है और संस्कार क्या है। और संस्कार भी, प्राचीन संस्कार एक अलग चीज है, अर्वाचीन संस्कार एक अलग चीज है। अभी मिक्सर ग्राइंडर से लेकर कुकिंग गैस, ये इसको लेकर प्रेशर कुकर और फिर आगे माइक्रोवेव ओवन वगैरह वगैरह, इतने सारे परिवर्तन संस्कारों में आ गए हैं। ब्लेंडर आ गया है, मंथन जो करते थे, एकच संस्कार सर्व पदार्थात सारखाच परिणाम करेल का, शायद बता नहीं सकते कि एक जैसा ही परिणाम होगा। लेकिन जिन संस्कारों के बारे में ग्रंथों में वर्णन है, जैसे कि भर्जन संस्कार है, तो ये लघुता निर्माण करता है, ये ग्रंथों में है। तो भर्जन संस्कार से बने जितने भी पदार्थ रहेंगे वो शायद हम उसके बारे में थोड़ा सोच सकेंगे कि ये इससे थोड़ी लघुता इस प्रकार की आ जाएगी। और दूसरी जगह बाष्पस्वेद, जैसे कि मोदक है, इडली है या चकोलिया इस प्रकार के है, इसमें बाष्पस्वेद का होता है, वो गुरु बनाने में समर्थ है, ज्यादा गुरु बनाता है इस प्रकार का। नवीन द्रव्यांचे गुणकर्म ठरवण्यासाठी पदार्थ विज्ञानची अधिक मदत होऊ शकेल असे वाटते। लेकिन हमारी दृष्टि से पदार्थों को कैसे देखें, पांचभौतिकत्व के आधार पर उसके बारे में थोड़ा निर्णय होना जरूरी है। रसों के आधार पर कुछ निर्णय होना जरूरी है। और वीर्य, अगर गुरुस्निग्ध हिम मृदु वगैरह जो है उसके बारे में अगर हम कुछ सोच सकते हैं, वीर्यम पुनर्वदन्ते के गुरुस्निग्धम हिम मृदु लघुरुक्षोष्ण तीक्ष्णञ्च, तो शायद उस पदार्थ के बारे में कुछ पता चले, लेकिन प्रभाव फिर भी अचिंत्य रहेगा। और उसको समझ लेना, भली भांति समझ लेना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम है। इकडे गिनिया नावाचं राईस मिळतो, त्याचा गुण धर्म कसे ठरवायचे, ये सभी जगह का प्रॉब्लम है। अभी तुम यूएस में हो तो इस यूएस में ये है स्पेल्ट एज किनोवा, या मैंने भी खाया है, ये एक क्षुद्र धान्य जैसा है थोड़ा सा, लेकिन पूरे विश्व भर में कितनी प्रजातियां है और किस प्रकार से गुणधर्म रहेंगे और देश कैसा है, उसके गुणधर्म क्या है, सीजन कौन सा है, ये इन सभी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी उसके बारे में हम कुछ सोच सकेंगे। तो वैसे भारतवर्ष में भी काफी प्रजातियों का प्रचलन है और देश के अनुसार, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो या तमिलनाडु हो वगैरह वगैरह, कितने सारे देश हैं हमारे, और हर जगह प्रचलन अलग अलग इस प्रकार का है। कोदो या किनोवा राईस रिझेम्बल्स कोद्रू असे वाचले, या तो क्षुद्र धान्य में आता है। और ज्यादातर इसका प्रचलन तब शुरू हुआ जब गेहूं में ये ग्लूटेन कंटेंट है और उसके जरिए काफी
मुश्किलें होती है, इसलिए गेहूं को रिप्लेस कैसे करेंगे? या अभी यहाँ महाराष्ट्र में कपली गेहूं का प्रचलन ज्यादा हो रहा है ग्लूटेन टालने के लिए, और बाकी लोग इस क्षुद्र धान्य की तरफ मुड़े हैं। ये सबसे अहम चीज है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना जरूरी पड़ेगा कि किस प्रकार से हम इससे निपटाएंगे और किस प्रकार से हम इनके गुणकर्म का निर्धारण करेंगे और संयोग संस्कार से परिवर्तन क्या आएगा गुणकर्मों में। ये काफी अहम चीज इस प्रकार की है। तो इसके बारे में काफी बहस होना दूध अलवर, इसके बारे में बहस होना काफी जरूरी है। और कहाँ पे किन चीजों का प्रचलन ज्यादा है, आमतौर पर होता है, प्रायोपयोगिक वर्ग क्या है, इसके बारे में सोचना ज्यादा जरूरी। खानलं तर घेऊन या ते मांजर असलं तर सांगतो. तो जो प्रायोपयोगिक वर्ग है उसके बारे में तो हमें सोचना ही पड़ेगा, और वो प्रचलन ठीक है या अच्छा नहीं है इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और इसमें एक ऐसा भी होता है, व्यायाम स्निग्ध दीप्ताग्नि वयस्क बलशाली नाम विरोध्यपेन पीड़ा ये विरोधी अन्न भी उसके लिए पीड़ाकारक नहीं होता है, या बाकी भी अन्न पीड़ाकारक नहीं होता है। तो ये देखकर उनके बारे में सोचना जरूरी नहीं है, ऐसा भी लोग बताते हैं, लेकिन वो भी गलत है। उसके मूल रूप से क्या गुणधर्म है ये समझ लेना जरूरी है, और उसको वितथ बनाने के लिए कैसे करेंगे, उसमें अगर कमियां हैं, उसमें कुछ क्षति करने वाली चीजें हैं, तो किस ढंग से उसको कम करेंगे इसके बारे में भी सोचना है। जैसे कि अभी पाव भाजी बनती है और आलू उसमें प्रधान है, एक बार उसको स्मैश कर दिया तो क्या डाला है कोई पता नहीं चलता। तो हम लौकी की ही पाव भाजी बनाते हैं और टेस्ट जो है वो मसाले की ही टेस्ट है, तो वो कम से कम मात्रा में डालें। और घर में मक्खन में बनाए या घी में बनाए, ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। नाही, त्याच्यापेक्षाही मला एक नेहमी असं वाटतं की समजा पपई ही उष्ण आहे आणि पेरू हा शीत आहे, त्या दोन्ही कॉम्बिनेशन मध्ये जर खाल्लं तर त्याचे परिणाम काही वेगळे होतील का? हे तर आपण नुसतं एक आपाच्या वाटेत खातो एवढंच करतो, ते काही ठिकाणी कळत नाही काही नाही. हे म्हणजे पेरूला मिरपूड आणि अमुक तमुक लावून खातात, त्याच्यावेळी जर हे असं केलं तर काय होईल? मिक्स फ्रूट जूस आता है उसके क्या नतीजे निकलते हैं देखना पड़ेगा। पपई और पेरू साथ में खाएंगे तो उष्ण शीत वीर्य एक दूसरे को बाधक होकर शायद समशीतोष्ण हो जाएगा और तकलीफ नहीं करेगा। लेकिन देखना पड़ेगा संयोग से उसी तरीके का नतीजा आएगा या और कुछ हो जाएगा, ये बताना मुश्किल है। कपली गहू खूप वृक्ष वाटतो, ब्रूहण कितपत करेल, तो सही है। ज्यादा वृक्ष है इसमें संदेह नहीं है, लेकिन ये ग्लूटेन के लिए अभी चल रहा है और लोग स्नेह के बारे में सोच नहीं रहे, ये भी चीज है, अहम चीज है। आम्ही कच्च्या केळ्याची करतो, काय करतो? कच्च्या केळ्याची पावभाजी, ओके। स्वीट पोटॅटोची पावभाजी पण छान लागते, ओके।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको पर्याय ढूंढेंगे। एक दो चीजें हैं जो हितकर पदार्थ है, उनको लेकर रिसाइप्स बने और वो प्रचलन में लाए, वो पॉपुलर करे, या पॉपुलर जो पदार्थ है उनमें परिवर्तन लाए। पानी पूरी के बारे में भी ऐसा हो सकता है कि कोकम का पानी इस्तेमाल करेंगे, मूंग, पके हुए मूंग इस्तेमाल करेंगे, लवण भास्कर इस्तेमाल करेंगे, तो जो पानी पूरी के पित्त बढ़ाने के जो है गुण, वो नहीं दिखाई देते, इस प्रकार का होता है। तो थोड़ा इस दृष्टि से सोचना चाहिए कि जो पॉपुलर है उनमें हम परिवर्तन किस प्रकार से लाइए, इसके बारे में पहले सोचे। ग्लुटेनवर बऱ्या ब्रोहणाची किती डिपेंडन्सी आहे ये तो मालूम नहीं है। पेरूला उकळून केलेले पानक किंवा सरबत पण शीत की शीतोष्ण, थोड़ा अग्नि संस्कार होने के कारण शीत गुण कम होगा, लेकिन उष्ण तो नहीं बनेगा इस प्रकार से। और ये ग्लूटेन क्या चीज है और वो किस तरीके से घुसी है, ये थोड़ा देखना चाहिए। मेरा मंतव्य है कि अभी जो गेहूं की प्रजातियां उपलब्ध है वो हाइब्रिडाइज्ड है। अगर प्योर देसी ब्रांड मिलता है तो शायद ही ग्लूटेन की शिकायत नहीं आएगी। अमेरिका में तो मॉन्टेलो नाम की कंपनी है, वो जायंट कंपनी है, और सिर्फ उसी का गेहूं पूरे अमेरिका में बिका जाता है। बाकी किसी लोगों को किसी अन्य प्रकार के गेहूं के लिए वो इजाजत ही नहीं देते। उन्होंने ये पेटेंट करके रखा है और यही चलेगा, ऐसा कुछ कर लिया है। तो वो बताते रहते हैं कि उसमें उनका अंश आ जाता है मॉन्टेलो कंपनी का, और फिर वो बंद करवाने के लिए न्यायालय से करते हैं, कोशिश करते रहते हैं। कोई भी दूसरा गेहूं बनता है तो उसमें थोड़े तो अंश इसके आ जाते हैं, क्योंकि पूरी जमीन ही उस प्रकार की है अभी। तो फिर वो खटला मुकदमा चलाते हैं उस कंपनी पर और वो बंद करवाते हैं। ये ऐसा बहुत सालों से चल रहा है वहां पे। तो ये बड़ा अजीब है और ये सभी के स्वास्थ्य के लिए अहित इस प्रकार का है। तो ये ग्लूटेन का अभी निकला है, और इसके जरिए वो टाले कैसे, इसके बारे में सोच शुरू है, सभी विश्व भर में शुरू है इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी प्रचलन में है उन्हीं के बारे में हम उनका अहितकारित्व कम करके हितकारित्व कैसे बढ़े, इसके बारे में सोचेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का होगा। जैसे कि पाव भाजी हो, पानी पूरी हो, रगड़ा पैटिस हो, वड़ा पाव हो, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के सभी के बारे में हम किस प्रकार से थोड़ा सा सोचे, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तलने के बजाय थोड़ा सा बड़ा क्या बोलते हैं, भर्जित करके भी लोगों ने बनाया है, और या फिर शैलो फ्राई इस प्रकार से भी करते हैं, तो थोड़ा स्नेह का अंश उसमें कम हो जाता है। तो ये इन सभी बातों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। सरबती गहू देसी व्हरायटी आहे की हायब्रिडाइज्ड? देसी गहू व्हरायटी कोणती मालूम नहीं है अभी। ये राही वगैरह जो है, जिनके पास काफी बीज है, उनमें से देखना पड़ेगा देसी कौन सी वैरायटी है। बंसी, सरबती और बाकी भी गेहूं की जातियां है, शायद उसमें से कोई प्राचीन जाति इस प्रकार की हो, मूल जाति इस प्रकार की हो, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक होटल में सुझाव दिया था कि आप इस प्रकार का एक सेक्शन शुरू करें, परिवर्तित पदार्थ इस प्रकार से, और देखिए परिणाम क्या आता है, लोग पसंद करते हैं नहीं करते हैं, किस किस प्रकार से है। लेकिन शुरू नहीं हुआ एक्चुअली। तो शायद इसके बारे में थोड़ा
कोशिश करेंगे। और दूसरी एक अहम चीज है, हॉस्टल्स है बहुत सारे या कैंटीन्स है बहुत सारे कंपनियों के बारे में। लोकवन variety of MP is also in more use in व्यवहार। या आता सध्या बन्सी त्यातल्या त्या देशीचा ज्याच्या जवळ जातो। ओके, द SPM and फार्मर्स। हमने एक बीच में प्रयास किया था, वो असफल रहा इस प्रकार का। लेकिन हेल्थ ऑडिट, ये मेरी एक कंसेप्ट थी, मैंने बहुत बरसों पहले लिखी थी। जैसे कंपनियों का रेगुलर इकोनॉमिकल ऑडिट इस प्रकार का होता रहता है और कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है इसका इसके बारे में सोचा जाता है। तो उसी प्रकार के कंपनी के कर्मचारियों का हेल्थ ऑडिट, उनकी तबीयत कैसी है इसके बारे में कुछ किया जाए, या ऑडिट कहेंगे हम। ये केवल मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं है। अभी मेडिकल एग्जामिनेशन चलती है वो पूरे एलोपैथी की तरीके से चलती है, उसमें आयुर्वेद का कोई संबंध नहीं है। और खास करके हर व्यक्ति की लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें, वर्किंग आवर्स का, काम का स्वरूप और अनुवंशिकता कोई किसी रोग की है क्या, वगैरह वगैरह, और पहले उत्पन्न हुए व्याधि, इन सभी के बारे में सोचकर किस प्रकार के परिवर्तन उसको अपने लाइफस्टाइल में लाना है, खाने पीने में लाना है, वो सुझाव देंगे। और कैंटीन में जो खाना दिया जाता है सब्सिडाइज रेट पे दिया जाता है, इसमें ये सब वड़ा वगैरह सब देते रहते हैं, या दही बड़ा कॉमन है, दही देते रहते हैं। स्प्राउट्स तो हर हफ्ते में 3-4 बार रहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि ये अच्छा है स्प्राउट्स, और प्रोटीन उसमें आ जाता है। और उन लोगों के लिए, कैंटीन चालकों के लिए भी बेहतर है, क्योंकि सब्जी बाजार से लाना और बनाना ये काफी मुश्किल काम होता है। तो ये स्प्राउट्स तो एक बार लाके रखेंगे, पानी में भिगो के स्प्राउट्स बनाएंगे और उसकी उसड़ बना देंगे। तो ये काफी आसान इस प्रकार का उनके लिए हो जाता है, सस्ता भी हो जाता है थोड़ा सा। तो कम से कम स्प्राउट्स न बनाइए, चाहे भिगो कर शिंबी धान्य का प्रयोग करें, ये एक उसमें अहम चीज हो सकती है। जो सब्जियां आसानी से बन सकती है उनके बारे में कुछ सोचना है, या रेडी टू कुक इस प्रकार के कुछ पदार्थ बना के रखना। और समय, इसमें एक अहम चीज रहती है कि अगर बहुत सारे कर्मचारी है, 100 से लेकर 1000 या 2000 5000 वगैरह वगैरह, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है कि कुठला वाजतोय का, माझा वरचा वाजतोय का बघ, कि इतने बड़े पैमाने पर कैसे करेंगे। कोणाचा नहीं, कट कर लो, नंतर करतो। तो इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो मेरा मंतव्य है कि अगर हम इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं और वो पालने पर लोगों का स्वास्थ्य बढ़ जाता है, अच्छा रहता है, तो कंपनी इसके लिए तैयार होगी। कंपनी को चाहिए कि उसके कर्मचारी बार बार बीमार न हो और भली भांति काम निभाएं। सिहोर गहू पिठूळ असतो त्यामुळे पचायला हलके, लोकवन गहू चिकट असतो त्यामुळे गुरु। ये संगठन कैसा है इसके आधार पर भी गुरुत्व लघुत्व इस प्रकार का कर सकते हैं, निर्देश उसके बारे में कर सकते हैं, और इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो एक यहाँ IT कंपनी है, और उनके जो चालक है वो सूर्य नमस्कार के बड़े भक्ते हैं। तो वो लोगों को बताते रहते थे कि आप सूर्य नमस्कार करते रहो, सेहत अच्छी बनेगी। कर्मचारी उसके लिए ज्यादा तैयार नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, 8 घंटे का हमारा वर्किंग आवर रहता है, 1 घंटा मैं छूट देता हूँ, तुम स्पोर्ट्स करो।
1 घंटा स्पोर्ट्स के लिए व्यतीत करो और 7 घंटा काम करो। तो कर्मचारियों ने ये बात मान ली और आउटडोर स्पोर्ट्स, टेबल टेनिस हो या बैडमिंटन हो या वॉलीबॉल हो वगैरह वगैरह, इस प्रकार का आरंभ हुआ। और 1 बरस के बाद जो नतीजा निकला वो परफॉर्मेंस बढ़ा। 1 घंटा कम करने के बावजूद कंपनी का परफॉर्मेंस बढ़ा और उनको प्राइज भी मिले परफॉर्मेंस के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए प्राइज भी मिले। तो उन्होंने अभी प्रो हेल्दी करके खुद की आईटी कंपनी बनाई और वो आईटी कंपनियों में भी, अन्य आईटी कंपनियों में इसका प्रचार प्रसार करने लगे। मैंने उनके यहाँ लेक्चर दिया था, लेकिन वो ब्लड प्रेशर के लिए था और वो पूरा बाकी उनका माइंडसेट एलोपैथी का ही है। आयुर्वेद के बारे में उनको कुछ पता नहीं है। और मैंने थोड़ी कोशिश की, मुझे भी समय नहीं है इसलिए वो नहीं हो सकता, लेकिन ये अच्छा सुझाव। और उनका एक कहना था ज्या व्हरायटी पाणी जास्त शोषून घेतात ते गुरु होतात, आयदर गहू और राइस या कि एक फंड रहता है कंपनियों में जो कर्मचारियों के लिए होता है, और उसको क्या एक नाम है, वेलफेयर फंड। और उसका क्या करे, वो कर्मचारियों के लिए ही खर्च करना है उसका, ये सरकार का निर्बंध है उसके ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा लीव ट्रैवल कंसेशन दे देते हैं कर्मचारियों को और उनका खर्चा कंपनी उठाती है या ट्रिप्स निकालते हैं और उसके जरिए खर्चा होता रहता है। तो इसमें अगर हम पैसा उठा के अच्छा घी, अच्छा तेल इसमें इस्तेमाल करें, अभी सोयाबीन तेल का बहुत प्रचलन है, तो वो छोड़कर मूंगफली का तेल अगर इन कर्मचारियों के खाने के लिए, जो खाना बनाना है उसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करेंगे तो प्राइस बढ़ जाती है। ये इसमें कॉम्पेंसेट अगर हो जाएगा, ये वेलफेयर फंड से कॉम्पेंसेट अगर हो जाएगा, तो स्वास्थ्य बढ़ेगा। और स्वास्थ्य बढ़ेगा तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और फिर कंपनी को भी मुनाफा इस प्रकार से होगा। तो ये काफी इसके बारे में थोड़ा सोचना है। दूसरी एक, बट प्रोबेबली सीहोर इज हैविंग मोर ग्लूटेन कंटेंट। इन सभी के बारे में तो थोड़ा देखना ही पड़ेगा, ग्लूटेन कंटेंट के बारे में। दूसरी एक चीज ऐसी है, सीनियर सिटीजन होम्स विदेशों में ये सरकार की जिम्मेदारी है। और अभी कहते हैं कि आयुर्मान बढ़ गया है। जो लोग पहले या 60 या 70 के उम्र पे चल बसते थे, वो अब 80-90 तक भी चलते हैं। तो ये सरकार के ऊपर बड़ा बोझ हो जाता है। और दूसरी चीज ऐसी है कि इनका स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहता तो उसके लिए एलोपैथी ही अभी सब करने वाली है, और उसमें बहुत ही पैसा खर्च होता है और स्वास्थ्य की क्वालिटी कोई बढ़ती है ऐसा तो नहीं है। तो अगर आयुर्वेद और योग इसके जरिए इन वृद्धाश्रम की मैनेजमेंट की जाए, ये जो सीनियर सिटीजन होम्स है, दालचिनी नाही काहीतरी वेगळं आहे, आपण सिद्ध केलेली पिंपरी पण त्याच्यात टाकलेली आहे, त्याच्यात गुळवेल पण टाकली आहे थोडीशी, काहीतरी वेगळंच आणि लागतं. हळद पण टाकलेली आहे. तसंच टाकायला घेतलं. पण दुधामध्ये जर सिद्ध होऊ शकतं तर आपला दुधातला चहा असतो आणि त्याच्यातनं पण तो ये कहीं भारत में पहले सिद्ध करना चाहिए, फिर विदेशों से, क्योंकि इसमें सीनियर सिटीजन होम चलाने वाले का फायदा है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कुछ भी हो। अगर
उनको सीमित अच्छा डाइट दिया जाए, रेगुलर रूप से योगा करवाया जाए उनसे, अभ्यंग नियमित रूप से होता रहे, शिरोधारा होती रहे, इस प्रकार से तो इनका स्वास्थ्य बना रहेगा। भारत में बेबस होकर लोग वृद्धाश्रम में चले जाते हैं और कोई चारा नहीं रहता, इसलिए वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है। विदेशों में वैसी स्थिति नहीं है, वैसी अटैचमेंट ही नहीं है। पौगंडावस्था शुरू होते ही बच्चे बाहर निकल जाते हैं, घर से निकल जाते हैं और सभी को इंडिपेंडेंट रहना है। अगर पति पत्नी है तो भी दोनों इंडिपेंडेंट इस प्रकार के रहते हैं। और ये सीनियर सिटीजन होम्स उनके लिए घर इस प्रकार के बन जाते हैं। तो सेहत अच्छा रखने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। तो आयुर्योग गुरुकुल हमने जो अभी एस्टेब्लिश किया है, वैसा वो इम्यूनिटी बिल्डिंग के लिए किया है, लेकिन इम्यूनिटी बिल्डिंग ये भी इसमें एक अहम मुद्दा है, जिसके जरिए स्वास्थ्य बना रहेगा। और कहीं एक जगह भी इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा कि दिस इज मोर इकोनॉमिकल और ये अच्छा मॉडल है इस प्रकार से, तो आयुर्योग को पूरे विश्व भर में हम फैला सकते हैं। तो ये मैं बहुत बरसों से इसके बारे में सोच रहा हूँ, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला है कि किसी न किसी तरीके से कहीं इसका बीजारोपण करें और एक 4-5 बरस में इसके अच्छे नतीजे निकल आएंगे तो ये पूरे विश्व भर में हम उसका प्रचार प्रसार कर सकेंगे। तो ये एक अहम चीज है। हम निकले द्रव्य संयोग संस्कार द्रव्यमान, इसके जरिए तो गुणकर्मों को जांचना ये एक अहम चीज है। और जितनी अच्छी तरीके से ये हम कर पाएंगे, उतना अब आयुर्वेद जो ग्लोबल है अभी तो ग्लोबल आयुर्वेद की दृष्टि से स्वस्थ वृत्त का एक अहम रोल है कि किस तरीके से स्वास्थ्य बना रहे, उसमें क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या गलत सहमियां हैं, उनको कैसे दूर करें और सही मार्ग क्या है उसके बारे में बताइए। तो यह अच्छी चीज इस प्रकार की बन सकती है और उसके बारे में थोड़ा सोचना जरूर पड़ेगा। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। कल जैसे इसने कहा, गणेश ने कहा, वैसे सुश्रुत पढ़ेंगे इसके ऊपर। और शायद मैं चाहूंगा शारीर स्थान चौथा अध्याय पढ़ेंगे। पहला अध्याय हम कोलटकर जी के यहाँ पूरा शारीर स्थान पढ़ते थे, हर व्यक्ति को एक एक अध्याय सौंपा जाता था। वैसा भी वह यहाँ रहेगा, वेदस कंडक्ट करेगा यहाँ पुणे में। और हम इंटरनेट के ऑनलाईन असणार काही प्रमाणात, पण भेटतील लोक, कारण काय आता पुण्यात जे लोक येऊ शकतात ते येऊ शकतात। तो ऑनलाइन पूरा पढ़ने के लिए काफी समय लगेगा, 1 से 10 अध्याय तक। तो हम करते थे कि एक अध्याय एक को सौंपा जाता था और सभी का पूर्ण होने के बाद थोड़ी बहस उसके ऊपर होती थी, कुछ भी विषय निकलता था उसके बारे में थोड़ी चर्चा होती थी। तो मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि इस प्रकार से शारीर स्थान चौथे अध्याय को पढ़ेंगे और अभी जो प्रातिपदिक कोश में हम शारीर स्थान के बारे में सोच रहे हैं, शारीर के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा जिक्र करूंगा कि किस तरीके से हमारा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इस प्रकार का रहेगा और वो क्या उसमें से नतीजा, ये शारीर भाव के बारे में किस प्रकार से नतीजा निकलेगा। ये काफी मुश्किल काम है, लेकिन हम बहुत दिनों से इसके पीछे है, तो ये अनूठा इस प्रकार का काम हो जाएगा।
तो यहीं पे रुकते हैं और कल फिर सुश्रुत के लिए मिलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांच सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम। रेगुलर टाइम टुमारो। और कल होगा फिर शनिवार से मंगलवार तक छुट्टी रहेगी, बुधवार से फिर आरंभ करेंगे। तो दिवाली की छुट्टी रहेगी शनिवार से मंगलवार तक और बुधवार से फिर से आरंभ करेंगे। मंगळवारी खरं हे का नाही घेतलं